अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब बताइए कि आप सब ने मुझे मिस किया या नहीं किया। मुझे मिस किया हो या ना किया हो, नावल की नेक्स्ट एपिसोड को तो ज़रूर आप सब ने मिस किया होगा और चाह रहे होंगे कि जल्दी से वापस आकर जो है मैं नावल को कंप्लीट करूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कोई कहानी जो है वो दरमियान में अटक जाए, आधी अधूरी रह जाए तो बहुत बेसब्री होती है। लेकिन जनाब ये भी देखिए ना कि मैं आपको डेली एपिसोड देती हूँ, जबकि डाइजेस्ट में जब नावल शुरू होता है 1 महीने के बाद एपिसोड आती है, तो वो भी तो सब इंतज़ार करते हैं ना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, थोड़ा सा ड्यूरेशन भी मैनेज करूँगी, लेकिन अभी नहीं। आज जो है आपको एपिसोड थोड़ी सी शॉर्ट ही मिलेगी इंशाल्लाह। आगे से जो है मैं कोशिश करूँगी कि एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, जो कमी हुई है, जो आपको इंतज़ार करना पड़ा है, जो गैप आया वो कवर हो जाए और ये नावल भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश जो है हमसे की है इरम शब्बीर, खुशी फ़ातिमा और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 27। हारून, वो उसे पुकारते हुए अंदर दाखिल हुई थी। दादी कब से इंतज़ार कर रही हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे आप आखिर। न जाने कितने ज़रूरी काम को बीच में छोड़कर उसे आना पड़ा था, सो थोड़ी सी झंझलाई हुई थी। सामने खुले मैगज़ीन पर से निगाह हटाकर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कितने दिन बाद वो इस लहजे में बात कर रही थी जो गुजरे हुए खूबसूरत वक्त की याद दिलाता था। यहाँ आओ। वो कुछ झींप कर वहीं रुकी। हारून, दादी बुला रही हैं, जाकर उनकी बात सुन लें। एक छुट्टी का दिन, वो भी सारा सोकर, या फिर तुम्हारी बेनियाजी को झेलते हुए गुजरता है। उसके जुमले को पूरा करता हुआ हारून उसके करीब आकर खड़ा हुआ। सारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो। सारा के कंधों पर हाथ रखते हुए हारून के लहजे में बड़ी प्यारी सी नरमी उतरी। कुछ नहीं। नाराज़ हो? किस बात पर? बहुत सारी बातें हैं, वो हल्के से हंसा। मसलन यही कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, हर वक्त गुस्सा करता रहता हूँ, तुम्हें वक्त नहीं देता। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ। चलें, देर हो रही है। सादा लहजे में कहते हुए वो कतरा कर निकलने लगी थी, लेकिन हारून के पास कहने के लिए और भी कुछ था। शायद रोमा के साथ होने वाली ट्रेजिडी ने मुझे कुछ ज़्यादा जज्बाती कर दिया है ज़ारा। मैं अपनी टेंशन तुम पर उतारता हूँ, हालांकि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ। ये भी कोई इतनी बड़ी तलखी हमारे बीच नहीं है हारून, आप जाने दें इस बात को भी। बिना उससे निगाह मिलाए वो नरमी से कह रही थी। शायद मुझे रोमा और जैन के रिश्ते पर भी इसरार नहीं करना चाहिए था। हारून की आवाज़ बदतदरीज धीमी हुई। इस बार वो बेसाख्ता ही हंस दी। बहुत दिनों से दिल पर बढ़ता हुआ बोझ उसी तरह किसी नर्मो नाजुक लम्हे में ज़ायल होता था। पिछले कई महीनों में कितनी ही बार वो अपनी उन गलतियों पर शर्मसार हुआ जो उसकी शायद थी भी नहीं, और वो बीच में आई वो सारी तलखी जो ज़िंदगी से भी दिल उचाट करती थी यूं ही भूलने लगती। वो बात भी इतनी गलत नहीं है, बस आपके कहने का अंदाज़ ठीक नहीं था। बहुत साफ गोई से वो कहे बगैर ना रह सकी। हारून ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। मुझे पता है कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं रोमा के लिए बहुत डर गया हूँ ज़ारा। मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ जैन ही है जो मुझे नज़र आता है। तुम चाहो तो इसे मेरी खुदगर्जी कह लो, लेकिन बात अधूरी छोड़कर उसने सर को हल्के से इस तरह झटका जैसे खुद पर से उस बात का असर ज़ायल करना चाहता हो। यह हम सबकी ख्वाहिश है हारून, आप फिक्र मत करें। क्या पता जैन भी ये बात समझ ले कि उसके लिए रोमा कितनी बेहतरीन साथी साबित होगी। इस बार वो ज़ारा की सादगी पर मुस्कुराया। जो शख्स किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उसके देखने का नज़रिया यकसर मुख्तलिफ होता है ज़ारा। जैन भी मजबूर है, वो किसी कमिटमेंट में बंधा है, आसानी से अपने जहन को नहीं बदल सकता। नरमी से ज़ारा के बालों को छूते हुए हारून ने उधर रेस्टोरेंट में जैन के साथ बैठी तहमीना को याद किया। क्या मतलब? ज़ारा ने उलझन सी महसूस की थी। क्या जैन अभी भी? हारून ने बड़ी तेज़ी से उसके ख्याल को रद्द किया। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। वो किसी लड़की को पसंद तो करता था ना। बाज़ औक़ात वो नक्श बहुत गहरा होता है, आदमी जल्द निकल ही नहीं पाता। हो सकता है जैन भी अभी तक उस लड़की के ख्याल से ना निकला हो। बाहर नीचे गाड़ी का बड़ा मखसूस सा हारन बजा था। लें, बड़ी उम्र है माशाल्लाह। जैन और अम्मी आए हैं। एक बेसाख्ता खुशी उसकी आंखों में जगमगाई, और इस बार वह खुद को छुड़ाकर जिस तेज़ी से नीचे गई थी वो काबिले दीद था। हद है यार ये तो।
एक उंगली से माथे को छूते हुए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला था। नीचे बड़ा खुशगवार सा हंगामा जागना शुरू हो चुका था। हुस्ना फूफा और जैन का आना घर में बड़ी खसूसियत का हामिल होता था, और आज तो वैसे भी ये वीआईपीज़ बहुत दिन बाद आए थे। हारून मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आज का दिन खुशगवार था। कई दिन से वो जिस मुजरिमाना सी कैफियत में घिरा था, आज की माजरत ने उससे निजात दी थी। कहीं अनकही बहुत सी बातों, बहुत सी गलतफहमियों ने दानिस्ता नादानिस्ता मिलकर जो कन्फ्यूजन फैलाया था, उसका इख्तिताम किसी बहुत बड़े इम्कान को जगाता था, और वो अंदर से होती एक मुस्तकिल वार्निंग के ज़ेरे असर आता ही था। ये वाकई खुश है या फिर महज ऐसा जाहिर कर रही है? वो उसे पिछली कई मुलाकातों से यकसर मुख्तलिफ मूड में नज़र आई थी, बेहद खुश और मुतमईन। परेशानी या फिक्र की कोई हल्की सी भी रमक उसके चेहरे या लहजे से नहीं झलकी थी, और इशारतन भी अभी तक यहाँ किसी की बातों में न समिया का जिक्र आया था और न ही वो खुद आई थी। जैन ने पहलू बदलते हुए ज़ारा की तरफ देखा। वो और रोमा किसी बात पर हंस रही थी। कितने अरसे बाद यहाँ घर का माहौल नॉर्मल होना शुरू हुआ है। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि मैं ज़ारा को बताऊं कि मैं चंद दिन पहले समिया को हारून के साथ रेस्टोरेंट में देख चुका हूँ। उसने खुद को मुतमईन करना चाहा, मगर कुछ चुभन सी बाकी थी। हारून के ऑफिस के किसी शख्स का फ़ोन आया था, सो वो उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। जैन, वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? यहीं आ जाओ ना। थोड़े फासले से दादी आवाज़ देकर बुला रही थी। उसने मुस्कुराकर वहीं से हाथ हिला दिया। मैं यहीं ठीक हूँ। रोमा ने उसके रवैये के गैर मामूलीपन को महसूस किया था। वो कतई अलग थलग बैठने वाला शख्स नहीं था। कोई ख़ास बात है क्या जैन? उसके और अपने लिए जूस के गिलास उठाए वो उसके साथ वाले सोफे पर आकर बैठी। नहीं, वो अभी तक श्योर नहीं था कि उसे हारून और समिया के बारे में किसी से बात भी करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। रोमा की आवाज़ नीची थी और लहजे में कुछ ऐसा जो चौंकाता था। जैन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अमूमन उसके पास कोई पुरपेच बातें नहीं होती थी, बेहद महदूद सर्कल और उससे भी ज़्यादा महदूद बातें। मैं बहुत परेशान हूँ जैन, इतने दिन से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मगर तुम तो पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, खबर तक नहीं लेते हो हम लोगों की। असल बात से पहले उसे शिकवा करना याद आया तो वो बहुत दिल से शर्मिंदगी में मुब्तला हुआ। अपनी फ़िक्र, अपनी परेशानी, अपने गुस्से में उसने यहाँ आना जाना कब का बेहद कम कर दिया था। हारून और रोमा दोनों ही कितने करीबी लोग थे, और वो सब एक दूसरे से कुछ भी शेयर करने के लिए बेहद आदी थे, मगर पता नहीं कब और कैसे अजीब सा तकल्लुफ़ बीच में आ गया था। और इसमें सबसे बड़े कसूरवार और कोई नहीं, खुद मेरे वालिद बुजुर्गवार। बिना किसी झिझक के उसने सारा कसूर तौकीर अहमद के खाते में दर्ज किया, जिन्होंने रोमा से रिश्ते को उसकी बाकायदा चिड़ बना लिया था। तो मुझे फ़ोन कर लेती यार, मैं आ जाता, बस काम ही इतना ज़्यादा है आजकल, बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला बहाना, मगर वो इतनी सादा लौह थी कि पूरे खलूस से एतबार कर रही थी। ये तो है, जाहिर है, ऑफिस की जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती हैं। अब्बा और भाई भी बेचारे शाम ढले तक ही घर आते हैं। हारून और मामू एक साथ वापस आते हैं क्या? उसने अपने जहन में पलती उलझन को सुलझाने के लिए कोई क्लू तलाश करना चाहा। नहीं, अब्बा तो कुछ पहले आ जाते हैं, भाई देर तक रुकते हैं। समिया उनके साथ आती है। जो रूटीन थी उसने सादगी से वही बताया। जैन के माथे पर शिकन सी आई। समिया क्यों साथ आती है? हारून के ऑफिस की तो स्टाफ वैन है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? पता नहीं, मैंने तो एक दो बार कहा भी, भाई से भी और समिया से भी। जैन खामोश सी निगाहों से रोमा के चेहरे को देखे गया। वो परेशान थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है जैन। भाई और ज़ारा के बीच समिया आ चुकी है, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। रोमा की आवाज़ नीची थी, लेकिन एक एक लफ्ज़ बिल्कुल साफ सुनाई दिया था। वो फिर भी शुबे में पड़ा था। ऐसा कैसे मुमकिन है भला? उसने कुछ फासले पर बैठी ज़ारा के मुस्कुराते मुतमईन चेहरे को देखते हुए सोचा। बावजूद इसके कि वो समिया को हारून के साथ देखकर ठिठका था, बावजूद इसके कि रोमा जैसी जान छिड़कने वाली दोस्त समिया के खिलाफ गवाही दे रही थी, वो उस पर यकीन करने से खुद को कासिर पा रहा था। उसकी निगाह अब भी ज़ारा के चेहरे पर जमी थी। इतनी बेरिया और दिल से हंसी जाने वाली हंसी कैसे मुमकिन थी फिर? मैं तुमसे कह रही हूँ जैन। रोमा उसकी खामोशी पर कुछ उलझी थी। ज़ारा तो खुश है रोमा, अगर ऐसा कुछ होता तो वो इतनी मुतमईन नज़र नहीं आती। हालांकि कुछ दिन पहले उसने मुझसे एक बार कहा था कि समिया उसे डिस्टर्ब कर रही है। संभल कर बैठते हुए उसने रोमा बल्कि अपने भी खदशात का जवाब देना शुरू किया, और फिर मुझे खुद भी ऐसा लगा था। परेशान था मैं भी यही सोचकर, मगर अब नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये काफ़ी है ना। अपनी बात कहकर वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दिया। सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती जैन,
एतमाद और भरोसा भी कोई चीज़ है। रोमा बेहद संजीदा थी। हाँ तो वो एतमाद करती है ना हारून पर, जभी तो खुश है। हम उस बेचारे को शक की निगाह से देखने के आदी होते जा रहे हैं, इसीलिए हर एक बात गलत लग रही है। सच्ची बात, वो बहुत मुतमईन हुआ था ज़ारा को देखकर और अब अपना इत्मीनान रोमा के मफरूज़े की नज़र नहीं करना चाहता था। एतमाद नहीं, ला इल्मी है, और ये जो अभी तुम्हें वो इतनी खुश नज़र आ रही है, ये भी बस वक्ती बात है। पता है पिछले कई दिन से ये लोग आपस में बात तक नहीं कर रहे थे। भाई रात गए आते और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल भी जाते, और इस सारा वक्त मैं समिया उनके साथ। सर को हल्के से झटकते उसने जो बात शुरू की तो इस बार वो उसे बीच में टोक भी नहीं सका। सारा ने वहीं हुस्ना बेगम और दादी के बीच में बैठे हुए उन दोनों की तरफ देखा। मालूम नहीं क्या किस्सा छिड़ा है दोनों के बीच। उसने उन दोनों की संजीदगी का वहीं से अंदाज़ा लगाया, लेकिन उठकर करीब नहीं गई। जितना वक्त दोनों एक साथ गुजारें अच्छा है, शायद इस तरह ज़ैन को अपना जहन बनाने में कुछ मदद मिले। ज़ैन ने उसी वक्त ज़ारा की तरफ देखा था। वो बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। भाई समिया की जितनी भी मदद करें ज़ैन, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मगर वो ज़ारा की जगह लेना चाहे ये तो बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त बात है ना। ज़ारा से आंख चुराकर उसने रोमा की तरफ देखा। कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, वो या तो अपने लिए पहले से खाली जगह पर आता है या फिर नहीं आता है। रोमा ने एक गहरी सांस ली। मुझे बहुत डर लग रहा है ज़ैन, इस सब की बड़ी हद तक तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने जायज़ नाजायज़ हमेशा उसका फेवर किया, मैं अब भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं। फ़िक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब। देखते हैं क्या किया जाए, बात करूँगा मैं किसी वक्त हारून से। उसे हरफ़े तसल्ली थमाकर वो उठ खड़ा हुआ। समिया को हारून के साथ उस रोज़ देखने की बात उसने दानिस्ता रोमा से भी नहीं की थी। वो परेशान थी, मज़ीद शकूक में घिरती। हारून अभी तक वापस अंदर नहीं आया था। ज़ैन उसे देखने के लिए पिछले बरामदे की तरफ आया तो वो नज़र आ गया। यहाँ से वहाँ तक फैले मेहराबी बरामदे की बिल्कुल आखिरी मेहराब के नीचे खड़ा वो अभी भी किसी से बात कर रहा था। ज़ैन बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ उसके पीछे जा खड़ा हुआ। हारून उसकी तरफ पुश्त किए हुए था और गुफ्तगू में इतना महव कि फौरी तौर पर उसे ज़ैन के यहाँ आने की भी खबर नहीं हुई। समझने की कोशिश करो समिया, आज मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। पुप्पो और ज़ैन आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें छोड़कर। ज़ैन ने उसे कहते हुए सुना। दूसरी तरफ समिया का इसरार और भी शिद्दत इख्तियार कर रहा था। मेरी मानो तो तुम यहाँ आ जाओ, सब लोग हैं, बहुत दिन बाद इकट्ठे हुए हैं। रोमा भी खुश। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। हारून ने थके थके अंदाज में फ़ोन बंद किया और वापस मुड़ा। तुम किससे बात कर रहे थे? वो आगे बढ़कर मेहराब के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। सामने दूर सब्ज़े पर रहमत बुआ के नवासे खेल रहे थे। हारून ने एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर ज़ैन का चेहरा बेतासुर था और अंदाज़ इतनी बेपरवाही लिए कि ऐसे ही एक दोस्त का था। मालूम नहीं क्यों मगर वो छुपा गया, और जो हारून सच बात ही कह देता तो यूँ मशकूक ना ठहरता। उसे फितरी सा रंज हुआ। ज़ैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। छुट्टी के दिन भी तुम्हारे दोस्त तुम्हें बिजी रखते हैं, ये एक दिन तो घर वालों के लिए रख लिया करो यार। वो कहते हुए उसकी तरफ मुड़ा। बहुत दिन से ना कहीं साथ बैठे ना कोई गपशप, एक साथ आउटिंग तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। अरे हाँ, ज़ैन को अचानक ही कुछ याद आया। वो उस रोज़ उधर रेस्टोरेंट में तुम और समिया नज़र आए थे, मगर फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे तुम लोग। मैंने ढूंढा भी था। बड़े सरसरी से अंदाज में ज़ैन ने दिल से जकड़े उस खदशे को भी हारून के गोश गुजार किया, महज इस उम्मीद पर कि वो अब भी जो सच है वो कह दे। लेकिन वो एक बार फिर गलती कर गया। कोई और होगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हैरत है, इतनी मुशाबत वो भी दो लोगों में, वो जताए बगैर ना रह सका। हारून को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था, मगर अब अपनी कही बात की तरदीद भी नामुमकिन थी। हो भी सकती है, कोई इतनी नामुमकिन बात भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, वो कहते हुए आगे बढ़ा था। मैं वहाँ तहमीना के साथ गया था, बताया था ना मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी। ज़ैन ने जानबूझकर अपने बारे में पूरी साफ गोई बरती। तुम उसके साथ अभी तक सीरियस हो क्या? हारून ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं उसके साथ उम्र भर के लिए संजीदा हूँ। और वो? हारून को दुख सा हुआ। पता नहीं। वो कदम बढ़ाकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। लेकिन मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा अहम यह है कि मैं अपने बारे में पूरी यकीन हूँ। इंसान का मतमे नज़र एक हो तो वो कम अज़ कम टूटता नहीं है, लेकिन अगर ख्वाहिशात खुदरू पौधों की तरह फैलती चली जाएं तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। बड़ी टूट फूट, बड़ा शोर मचा रहता है अंदर, और अंजाम कार सिर्फ खसारा। हारून के चेहरे पर निगाह जमाए हुए उसने अपनी बात पूरी की। कहना क्या चाहते हो? पहली बार हारून ने खुद को उसके आगे छोटा पड़ता हुआ महसूस किया। कुछ भी नहीं।
सैन के चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट उभरी। बस याद दिलाना चाह रहा था, 2 कश्तियों में बैक वक्त पांव रखकर दरिया पार करने की कोशिश मत करना हारून, गलती करोगे। सैन भाई, रहमत बुआ का नवासा बरामदे की सीढ़ियों से नीचे खड़ा था। थोड़ी देर खेल लें हमारे साथ। हाथ में बैट थामे वो उम्मीद भरी निगाहों से जैन की तरफ देख रहा था। बच्चों से उसकी दोस्ती पुरानी थी। चलो, मगर बस थोड़ी सी देर। इस वक्त भी वो उनका दिल ना तोड़ सका। चाय बनवाओ अच्छी सी, अभी आ रहा हूँ, बड़े नॉर्मल से अंदाज में हारून से कहता हुआ वो बरामदे की सीढ़ियाँ फलांगता बच्चों के साथ सामने फैले सब्जे की तरफ बढ़ गया। उसके कहे अल्फाज की बाज़गश्त अभी भी बरामदे में फैली थी। स्याह पड़ते दरो दीवार वाले बावर्ची खाने के स्लेब पर अभी अभी मुख्तसर सा सामान लाकर रखा गया था। दालें, सस्ते चावल, कुछ मसाले, वॉशिंग पाउडर और पकाने का तेल। जमीला ने तनकीदी निगाह इस सारे एहतमाम पर डाली। हर शय नाकिस और घटिया क्वालिटी। उसे खूब अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि एक उम्र तक उसने यही सब खरीदा था। बाहर से एक 9 उम्र लड़का आटे के थैले लाकर अंदर रख रहा था। 10-10 किलो के 4 पैकेट। जमीला को तो देखकर ही चक्कर आने लगे थे। इतना आटा कौन पकाएगा आखिर? गर्मी का जलता हुआ तवील मौसम सर पर खड़ा है। तहमीना बाहर रिक्शे वाले को पैसे देकर अंदर आई तो उसने यही बात उससे भी कहने में देर नहीं लगाई। इतना छोटा और घुटा हुआ घर, ज़रा हवा का गुजर नहीं, ऊपर से ही पकाने का सिलसिला। मैं तो वापस करके आती हूँ, यह आटा रोटी बाजार से ही लाना ठीक है। पूरी कतईयत से फैसला सुनाते हुए वो अमल दरामद के लिए बढ़ी थी कि तहमीना ने रोक दिया। बाजार से बहुत महंगी पड़ती है अम्मा। 100-200 रुपये रोज़ की रोटी खाएंगे तो साथ में क्या हवा फाँकेंगे। तुमसे नहीं पकती तो मैं ना पका लिया करेगी। सारा दिन खाली तो बैठी रहती है। क्या मैं? मुझसे नहीं पकता वकता कुछ। ये तो अम्मा की ही जिम्मेदारी रहने दो आपा। मैं ना बड़ी बेजारी से छोटे से बरामदे की दीवार से लगी बैठी ये मकालमा सुन रही थी। वहीं से पुकार कर बोली, बहुत आराम कर लिया क्लिफ्टन की ठंडी हवाओं में, अब संभालें अपना चूल्हा। अल्फाज थे कि निशाने पर लगा तीर। जमीला ने आटे का थैला वहीं ज़मीन पर पटका। हाँ, मेरी तो यही औकात है ना, सारी उम्र तुम लोगों का दोज़ख भरती रही। किस्मत में 4 दिन की चांदनी लिखी थी, सब वो भी अंधेरी रात में बदली तुम्हारे बाप के हाथों। मुझ पर तो खुदा को भी रहम ना आया। सारी दुनिया ऐश करती फिर रही है। ये तो जमीला बदनसीब ही रह गई है मुकद्दर की आजमाइशें झेलने के लिए। बावर्ची खाने के दरवाजे में अपने भारी वजूद के साथ वो बमुश्किल समाई थी। जदीद तराश का महंगा सा लॉन का सूट, खूबसूरती से रंगे और तरशे हुए बाल। अच्छा वक्त अभी महज चंद हफ्ते ही पीछे गया था, सो सारी यादगारें बिल्कुल ताज़ा थीं। मगर अब इस बिल्कुल नए मंजरनामे में उसका ये खुशहाली की झलक दिखाता जदीद हुलिया बिल्कुल ही मिसफिट था। बेकार का शोर मत डालो अम्मा। कितना कहती थी मैं कि पैसे की कदर कर लो, मगर तुम पर तो हर वक्त पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर का शौक सवार रहता था। गिनती के 4-6 दिन ही खाना पकाया होगा तुमने, और रोटी तो खैर हमेशा वहाँ बाजार की ही आई। आदतें बिगाड़ ली हैं तुमने अपनी भी और हम सब की। 5.25 फुट की मैना हाथ नचा नचाकर ऊंची आवाज़ में जवाबन माँ को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। सारा कसूर मेरा ही है, सारे आज मैंने अकेली ने कर लिए। खुद तेरा और गुड्डू का पाँव कहाँ ज़मीन पर पड़ता था। पढ़ने के नाम पर कितना ही पैसा खुद-बुद करते रहे तुम दोनों। पता नहीं कितने मोबाइल, कंप्यूटर, डीवी फिल्में, एक दिन में हज़ारों रुपये खर्च करते थे। कपड़ों से ठुसा-ठुस अलमारियाँ भरी थीं और जवाबन जमीला भी उसकी कारगुजारी याद दिलाने में पीछे नहीं थी। माहौल में वहशतनाक हद तक बेजारी बढ़ रही थी। तहमीना ने खाली खाली निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा और थके थके अंदाज में सेहन में पड़ी वाहिद कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पुरानी लकड़ी की थी, सो उसके बैठने पर चिरचिराई। वो लोग अपने साथ कोई फर्नीचर लेकर हमदानी के उस वेल फर्निश्ड घर में नहीं गए थे, सो वापसी भी बिल्कुल खाली हाथ हुई थी। ना कोई सोफ़ा, ना बेड, ना एसी, ना फ्रिज। और अब जब उसमें से कुछ भी मुयस्सर ना रहा था तो जमीला घर वालों को बार बार शिद्दत से एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी इन लवाजमात के बगैर कितनी नाकाबिले बर्दाश्त शय बनती जा रही थी। हालांकि इस साल 1.5 साल पेशतर की ज़िंदगी में तो इन चीज़ों के साथ और भी बहुत कुछ नहीं था, मगर अब वो सब दिल भरकर उस सारे आराम के आदी हो गए थे तो जबरन बेदखल कर दिए गए। फर्श से अर्श तक जाने का मरहला जितना ख्वाबनाक था, वापस ज़मीन पर पटखे जाने की तकलीफ़ उससे कहीं ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त। भला मुझे एक बार भी क्यों ये ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें ही खरीद लूँ। मैं कैसे हमदानी के भरोसे पर हर तरफ से आंखें बंद किए बैठी रही। हमदानी की वो छोटी सी चमकती दमकती सल्तनत जिसमें मलिका का ताज। जमीला ने सामने फर्श पर स्टील का ग्लास दे मारा था, जिसकी आवाज़ तहमीना को कहीं दूर से वापस लाई। वो दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी और कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। बस भी कर दो, क्या शोर मचा रखा है। हो गई शुरू वही जहालत। आसपास लोग सुनते हैं यहाँ।
एक झटके से उठकर वो उन दोनों के बीच आकर खड़ी हुई तो चंद लम्हों के लिए तो ज़रूर ही खामोशी छाई। तुम अम्मा वो सामान रख दो उस जगह पर जो मैं लाई हूँ महीने का खरीद कर, और मैं ना तुम उठो सफाई करो। क्या हाल हो रहा है घर का। उसे पूरा यकीन था कि उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही जो वो कह रही है कर डालेंगे, मगर हैरत अंगेज तौर पर किसी को भी तामील इरशाद में दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन दोनों को ही बड़बड़ाते हुए महसूस किया था। क्या हुआ। तहमीना ने जमीला और फिर मैना को देखा। जमीला ने बुरा सा मुंह बनाया। गिनती की 4 तो चीज़ें हैं तहमीना, पड़ी रहने दे एक तरफ, और अब महीने भर क्या दालें ही पकेंगी। खाता कौन है दाल सब्जी, सारे चटोरे हैं यहाँ पर, कुछ मुर्गी गोश्त मंगवा कर, और एक फ्रिज भी। बात के इख्तिताम पर उसने बेपरवाही से हाथ हिलाया। फ़िलहाल तो ऐसे ही गुजारा करना होगा अम्मा। वो खुद किचन की तरफ पड़ी थी। जमीला को उसे रास्ता देना पड़ा। पैसे तो हैं तेरे पास, और अब तो वो जैन भी सुना है खासी रकम देकर गया है तुझे। किससे सुना है तुमने। स्लेब पर बिखरी चीज़ों को खुद समेटते हुए उसने पलट कर पूछा था। मुझे कौन बताता, ये तो वो शायद बताने ही जा रही थी कि मैना ने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। तूने खुद ही तो बताया था कि जैन ने पैसे दिए हैं, एक बार ही कहने पर। जमीला बर वक्त संभली। हाँ तो वो पैसे इस तरह खर्च करने के लिए तो नहीं है अम्मा। अभी फ़िलहाल कोई काम कोई आमदनी नहीं है हमारी। एक एक रुपया सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, कम से कम में गुजारा करना है हम सबको। मेरी तो बस यही समझ में आ रहा है। वो वापस बाहर निकल आई। जमीला और मैना दोनों उसके पीछे चलते हुए कमरे में आई थीं। काम की क्या कमी है तुझे, किसी से भी बात कर, मिल जाएगा तेरा काम। लेकिन फ्रिज और एसी लेने में तो एक दिन की भी देर मत कर। देख तो गर्मी से क्या हाल हुआ जा रहा है मेरा, अब बर्दाश्त नहीं रही है मौसम को झेलने की। जमीला की बेबसी शायद उसके दिल पर असर कर ही गई। फ्रिज तो खैर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अम्मा, कोशिश करूँगी 2-4 दिन में ले ही आऊँ, मगर दूसरी चीज़ों की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें खुद पता है कि हमने इतने अरसे में कोई सेविंग नहीं की है। रही सही कसर तुम्हारे गुड्डू ने पूरी की है, घर का सफाया करके। जमीला के दिल की गहराई से एक आह निकली। क्या था जो पढ़ लिख कर किसी बाइज्जत नौकरी पर लग जाता, मगर तेरी किस्मत में तो बाप की तरह ख्वारी और जिल्लत लिखी गई है। चंद लम्हे तो वो यूं ही गुमसुम सी हुई बैठी रही। क्या सोच रही हो अम्मा। अब क्या सोचना है, सब कुदरत का खेल है। किस शान से अभी कुछ दिन पहले तक ज़िंदगी बसर हो रही थी। गैलरी में खड़ी होकर जब समंदर को देखती थी तो खुद अपने आप पर गरूर आता था। कैसा ठंडा मौसम, बस चलता तो सारी ज़िंदगी भी वहाँ से पाँव ना निकालती। ठंडी सांसें भरना अब उसका दिन रात का मशगला था। तहमीना ने एक छोटी सी तसल्ली दिलासा कुछ भी जवाबन देना ज़रूरी नहीं समझा था। कितना साफ़ सुथरा फर्श था, सारा दिन मिट्टी का ज़र्रा नहीं पाँव पर लगता था। काम वाली भी तो कितनी अच्छी मिली हुई थी, इतना साफ़ रखती थी घर को, अंदर आते ही सुकून का एहसास होता था। मैना के लहजे में अजीब सी हसरत थी। तहमीना ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा। रंज सबको ही था, लेकिन मैना पर यह सारी वारदात अजब अंदाज में वारिद हुई थी। 9 उम्री के इस दौर में उसने फ़रागत और आज़ादी दोनों ही का भरपूर मज़ा लिया था। फ़िक्रों से आज़ाद मौज मस्ती वाली ज़िंदगी, जहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ था। हालात की उठापटक इतनी अचानक हुई कि संभलने के लिए सभी को वक्त दरकार था, मगर मैना का एतबार वक्त पर से भी उठ चुका था। आपा तुम मेरे लिए बात करो किसी प्रोडक्शन हाउस से, मैं भी काम करूँगी। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। सर झटकते हुए वो तहमीना से कह रही थी। क्या। तहमीना को लगा जैसे उसने सुनने में गलती की है, मगर उसने बड़े इत्मीनान से अपनी बात दोहराई थी। और वो जो मेडिकल में जाने का इरादा था वो क्या हुआ। एंट्री टेस्ट होने वाले हैं सारे कॉलेजों में, बैठकर उसकी तैयारी क्यों नहीं करती। एक बार एडमिशन हो गया समझ लो सारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बहुत दिनों से वो किसी को भी कुछ कहना सुनना छोड़ चुकी थी, मगर मैना के इरादे ठिठकने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे नहीं जाना मेडिकल में। पहले की बात और थी आपा, यहाँ इस घर में बैठकर नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे, और फिर इतने साल कौन इंतज़ार करे अपने सेट होने का। मैं नहीं इतनी मुशक्क़त में पढ़ने वाली। यहाँ इस फील्ड में कम मुशक्क़त है, जान तोड़ मेहनत करते हैं लोग जब 4 पैसे हाथ आते हैं, और कभी तब भी नहीं मिलता कुछ। समझ में आया। वो बुरी तरह झंझलाई। कर लूँगी मेहनत, फ़िक्र मत करो तुम मेरी, और काम मैं खुद भी ढूंढ सकती हूँ। जब तुमने ढूंढ लिया, पूरे 12 साल छोटी हूँ तुमसे, बुरा मत मानना आपा। लेकिन वो कुछ कहते कहते ज़रा रुकी। तुम अब 30 से ऊपर जा चुकी हो, बेशक लगती नहीं हो, लेकिन हकीकत तो यही है ना। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई ख़ास कामयाबी मिलेगी, सो मुझे मेरा मुकद्दर आजमाने दो अब। वो इतला दे रही थी या मशवरा। तहमीना ने इससे ज़्यादा मैना की आंखों और लहजे में आई बेएतनाई पर ध्यान दिया था। अपनी बात कहकर वो ज़रा सा रुख मोड़कर दूसरी तरफ देख रही थी। और अभी कुछ दिन पहले तक मेरे आगे पीछे फिरते हुए जब ये आपा आपा की गर्दान करती थी
तो कितनी मासूम और बेज़रर सी बच्ची महसूस होती थी। तहमीना ने धीरे से पलकें झपकाते हुए खुद को कुछ याद दिलाया। एक मैना ही थी जिसकी मोहब्बत बेलौस थी। जमीला, गुड्डू और कुर्बान अली का तो जिक्र ही क्या, लेकिन मैना, उसने बहुत ध्यान से एक बार फिर उसकी तरफ देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, कम अज़ कम उस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसका सबसे प्लस पॉइंट उसकी नौउम्री थी और वो उसकी ताकत से आगाह भी हो चुकी थी। मुझे सब पता है कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। तभी उसने मुड़कर तहमीना से कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं जो सबके हाथों बआसानी इस्तेमाल हो जाऊं। क्या मिला तुम्हें? हम सबसे भी, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तल्ख सच्चाई उसके लबों पर थी। तहमीना ने मुड़कर जमीला की तरफ देखा। वो हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसकून नज़र आ रही थी। मैना की कही किसी बात पर भी ना तो उसने उसे टोका ना नाराज़ हुई। सब कुछ इतना आसान नहीं है मैना, अल्फाज सरगोशी की सूरत में तहमीना के लबों से निकले। मुश्किल भी नहीं है। ज़िंदगी में हर शख्स के लिए मौके खुले हैं, फ़ायदा उठाना तो उसकी अपनी हिम्मत पर मुनहसिर है। देखा, मेरी मैना कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। मैं सदके, इतनी सी उम्र में तुझे इतनी अकल कहाँ आई थी तहमीना? जमीला का चेहरा खुशी से सुर्ख हुआ था। तहमीना के चेहरे पर एक साया सा उतरा। इतनी सी उम्र में मैं काम करने लगी थी अम्मा। सेल्स गर्ल, थिएटर, टीवी का छोटा मोटा रोल, कुछ भी। खाली घर में बैठकर बातें नहीं बना रही थी। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हुआ था। घर में बड़ी बोझल सी खामोशी आकर उतरी। सामने खुली फाइल पर से निगाह उठाकर समिया ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। वो अब भी कहीं और था। इस तराब के आलम में मुब्तला होते हुए समिया ने पहलू बदला। उसकी मौजूदगी में लोगों की तवज्जो, बेशक वो कोई भी हो, किसी दूसरी तरफ हो, इस बात का तजर्बा उसे कम ही हुआ था। हारून, वो कुछ चौंका था। क्या सोचते रहते हो आखिर? पता तो चले। कितने दिन हो गए सिवाय काम के हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अच्छी बात है, अहम चीज़ तो काम ही है। बातों का क्या है, वो तो चलते फिरते भी हो ही जाती हैं। वो वाज़े तौर पर कुछ रूड सा हो रहा था। समिया को बेहद बुरा लगा था। लगता है ज़ैन या फिर ज़ारा ने कुछ कहा है। उसी दिन से तुम्हारा मूड ख़राब है। बहरहाल वो तुम्हारा मसला है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। उसने खुद भी मसलहतन अजनबियत इख्तियार की और उठकर खड़ी होने लगी कि हारून ने बैठने का इशारा किया। उस रोज़ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ज़ैन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि वो हमें एक साथ देख चुका है और इसमें छुपाने की कोई बात थी ही नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसके सामने झूठ बोला। एक छोटी सी बात ख्वामखा बड़ी बन गई। मैंने सिर्फ कहा था, अगर तुम नहीं चाहते थे तो ना कहते। असल में तो तुम खुद ही कंफ्यूज रहने लगे हो हारून। फिर भी मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई। उसने जानी बूझी शर्मिंदगी खुद पर तारी करते हुए हारून की तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद हसीन थीं और जब वो निगाह जमाकर किसी की तरफ देखती थी तो मज़ाहमत आसान नहीं रहती थी। चलो छोड़ो, शायद मैं वाकई कुछ ज़्यादा ही। तुम प्रेशर में रहने के आदी हो चुके हो हारून। खुद को थोड़ा सा आज़ाद छोड़ा करो। हर वक्त दूसरों की फ़िक्र में मत रहा करो। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? एक बार तो ये सब झटक कर देखो अपने ऊपर से। ऐसा लगेगा जैसे हवा में उड़ रहे हो। आजमा कर देखो, खुद को महदूद मत करो प्लीज़। मेज़ के दूसरी तरफ बैठते हुए वो कदरे हारून की तरफ झुकी और हाथ जैसे बेख्याली में उसके हाथ पर जाकर रुका। तुम्हारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा खुद तुम्हारा हक है हारून। खुश रहना सीखो, पूरे दिल से जियो। उस यकबस्ता कमरे की तन्हाई में हुस्न का फसू चहार सू फैला। पता नहीं ज़ारा ने कभी तुमसे कहा है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए। हारून ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से खींचा। कोई राज अफशा नहीं हुआ था। वो हमेशा से बाखबर था, फिर भी उसने अपनी धड़कन को बढ़ते हुए महसूस किया था। हाथ में थामे रिमोट से उसने टीवी ऑफ किया और उठ खड़ा हुआ। कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, बंद क्यों कर दिया? रफ़िया बेगम ने शिकायती निगाहों से सैफ की तरफ देखा तो वो हंस दिया। लीजिए, मुझे क्या पता था कि आप इस झूठे सच्चे किस्से को इतनी दिलचस्पी से सुन रही हैं। मुझे तो सख्त खौफ हो रही थी, इसलिए बंद कर दिया। टीवी दोबारा ऑन करते हुए उसने रिमोट उनकी तरफ बढ़ाया। देखना क्या है बेटा, बस देख और सुनकर इबरत पकड़ती हूँ। कैसी कैसी नाफरमान औलाद सामने आ रही है आजकल। बेटियाँ तो माँ बाप से सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाली साबित होती हैं, मगर आप देखो, ये रिश्ता भी पैसे और मसलहत की नज़र हुआ। मैं तो बहुत रोई उस शख्स की दास्तान सुनकर। तुम तो जानते होगे इसकी बेटी को ड्रामों में काम करती है। आजकल सुबह शाम चलती कुर्बान अली की दास्तान गम के रफ़िया बेगम भी ज़ेरे असर आई थीं। सो बड़ी दिलसोजी से उन्होंने सैफ से पूछा था। अच्छी लड़की है बेचारी, कब से काम कर रही है मगर फिर भी सेट नहीं हो सकी। वो बेपरवाही से कहता हुआ साइड बोर्ड की तरफ बढ़ा। क्या अच्छाई है?
बूढ़े बाप को फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया और खुद हमदानी को घेर कर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हैं माँ बेटी, सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा उनकी आज़ाद ख्याली को पसंद नहीं करता था। गैरतमंद था बेचारा। वो जज्बाती होने लगी। साइड बोर्ड पर से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर वो वापस उनकी तरफ आया। सब ड्रामा है अम्मी, सारे एक तरफा किस्सा है। मुझे तो ये साहब अच्छे खासे मशकूक लग रहे हैं, और वो हमदानी जो उन्हें लिए लिए फिर रहा है, हर चैनल पर शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता है। तहमीना बेचारी तो आजकल सामने भी नहीं है, कोई जवाब नहीं दिया है उसने, और अच्छा कर रही है वो खामोशी इख्तियार करके। तुम कहाँ जा रहे हो? रफ़िया बेगम को खासी तसल्ली हासिल हुई थी। मौजू बदला। जी कुछ चीज़ें याद आ गईं, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप भी चलें? नहीं, तुम जाओ खैर से, ज़्यादा देर मत लगाना। शहर के हालात डराते थे, सो वो ज़रूर ही नसीहत करती थी। सैफ उन्हें इत्मीनान दिलाता हुआ बाहर निकल आया। घर का माहौल अब पुरसकून रहता था। किसी किसी वक्त तो सैफ को लगता था कि जैसे एक तवील सब्र आजमा दौर को झेलने के बाद वो और अम्मी वाकई चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। घर से मेन रोड तक आते हुए उसने अपने कामों के हिसाब से रूट मुतय्यन किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके मखसूस डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर आज पार्किंग भी आसानी से मिली थी, सो उसका मूड और भी खुशगवार हुआ। अपनी चीज़ें ट्रॉली में डालते हुए एक से दूसरे पोर्शन में जाते हुए आज बड़े दिन बाद उसने बहुत मूड में शॉपिंग की। कई चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें देखकर अम्मी को बहुत खुश हो जाना था, सो एक एक करके वो सारी ही उसकी ट्रॉली में जमा होती चली गईं। तभी एक मोड़ मुड़ते ही वो ठिठक कर रुका था। उसकी तरफ से पुश्त किए वो सबसे ऊपर की शेल्फ से सीरियल्स का डब्बा उतारना चाह रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। हालांकि उसका कद बहुत छोटा नहीं था, ठीक ठाक दरमियाने कद की लड़की थी, लेकिन शेल्फ का सबसे ऊपर वाला खाना उसकी पहुंच से ऊपर था। सैफ ने चंद लम्हे के लिए दिलचस्पी से उसकी जारी कोशिश को देखा। ये कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो चंद कदम आगे बढ़ा और ठीक उसके पीछे खड़े होकर हाथ बढ़ाकर मतलूबा पैकेट उठाकर उसकी ट्राली में डाला। तभी वो बौखलाकर मुड़ी थी। बेहद पुरकशिश चेहरा, रेशमी घने ब्राउन बाल जिनकी लटें चेहरे और कंधे पर बेनियाजी से गिरी थीं। सैफ की निगाह उस पर बेसाख्ता पड़ी। साथी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कितने ही हसीन चेहरे, दिलकश सरापे उसकी निगाह से गुजरे थे, मगर वो यूं बेनियाजी से उनके बीच से गुजरा कि दिल पर किसी ख्याल का कोई साया तक नहीं। मगर यहाँ इस मुकाम पर शुक्रिया, वो झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ उससे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, कुछ और चाहिए तो वो भी बता दीजिए। वो संभल कर मुस्कुराया। नहीं बस, असल में पहले तो ये इधर नीचे रखा होता था, आज शायद सेटिंग बदली है उन लोगों ने। सादा लहजा और अंदाज में वो फितरी सी बेसाख्तगी जो किसी बहुत ही नायाब दिल का पता बताती थी। सैफ ने बहुत शिद्दत से उस लम्हे के तवील होने की आरज़ू की। तभी उसने दूसरी तरफ से आती लड़की को उसे पुकारते सुना। सारा, कहाँ रह गई हो? मैं उधर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बस आ रही हूँ, 1 मिनट। अपनी ट्राली आगे धकेलते हुए उसने सैफ की तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर दाहिने हाथ वाले कॉरिडोर में मुड़ गई। सारा। सैफ ने ज़ेरे लब वो नाम दोहराया, और शायद उस बड़े सारे स्टोर में रखी हर शय ने भी। उसे तो ऐसा ही लगा था। कितनी हैरत अंगेज़ है ज़िंदगी और कितनी खूबसूरत भी, मगर इसका इंकशाफ किसी ख़ास लम्हे का ही मुंतज़िर होता है। सैफ के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी सोच उतरी थी। आज उसकी ज़िंदगी का वो ख़ास लम्हा आ गया था। अमीना चची का पैगाम रोमा को बुआ की ज़ुबानी मिला। हो सके तो अभी के अभी चली जाओ, बहुत परेशान थी बेचारी, क्या पता क्या बात करनी है तुमसे। सस्पेंस फैलाना बुआ रहमत की आदत सही, लेकिन अमीना चची ने बुलवाया था तो कोई ख़ास बात तो थी ही। कई दिन से उनकी तरफ जाना नहीं हुआ था। जब से समिया के अंदाज डराने लगे थे, उसे वहाँ जाने से भी घबराहट होने लगी थी। न जाने अब भी कोई दिल दुखाती बात, कोई होश उड़ाता इंकशाफ ना मुंतज़िर हो। बालों में उल्टा सीधा सा ब्रश फेरते हुए वो फिक्रमंद सी हुई सोचे गई। समिया तो नहीं है ना घर पर। हालांकि ये ऑफिस टाइम था, फिर भी उसने बुआ से तस्दीक ज़रूरी समझी। वो कमरे से निकल रही थी, उसके पूछने पर पलट कर आईं। अच्छा याद दिलाया तुमने। समिया तो ऑफिस गई है और अमीना ने ताकीद भी की थी कि उसके घर आने से पहले ही आकर मिल जाओ, और हाँ, अकेली जाना ये भी उन्होंने ही कहा था। जाहिर है बुआ, अकेले ही जाऊंगी। बालों को बैंड में कसते हुए उसने इत्मीनान दिलाया था। वो कुछ झिझक सी गई। उनका मतलब था कि ज़ारा को मत लाना, उसके सामने करने वाली बात नहीं है। क्या? रोमा का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। ऐसा कहा उन्होंने? और क्या बात हुई बुआ? उसकी अपनी आवाज़ जैसे अजनबी सी हुई। रहमत बुआ ने उसकी फीकी पड़ती रंगत को हमदर्दी से देखा। अल्लाह खैर करेगा, तुम यूँ मत घबराओ, जाकर सुनो क्या कह रही हैं। अमीना बहुत मोहब्बत करने वाली नेक औरत हैं। जाहिर है जो भी कहेंगी तुम्हारे और इस घर के भले के लिए ही कहेंगी। तुम उनसे सबसे ज़्यादा करीब हो, इसीलिए तुमसे ही करना चाहती होंगी।
रोमा के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए वो उस वक्त उसके लिए बड़ी तसल्ली का बाइस बन रही थी। रोमा ने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। दादी सो रही थी, सारा किचन में थी। आज कोई नई डिश धूमधाम से तैयारी के मराहल में थी। रोमा के जाने का सुनकर उसके साथ बरामदे तक चली आई। काम बीच में पड़ा है, वरना मैं भी चलती। थोड़ी देर रुक जाओ, अमीना चची के लिए खाना भी ले चलेंगे साथ ही। तजवीज़ बड़ी माकूल थी, मगर सूरत हाल नहीं। खाना तो रहमत बुआ या कोई भी बच्चा दे आएगा, और हम दोनों तो कल भी जा सकते हैं। इस वक्त मेरा बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज़। वो इतनी जल्दी में थी कि ज़ारा को हंसी आ गई। अच्छा जाओ। वो जैसे इन्हीं दो लफ्ज़ों की मुंतज़िर थी। दौड़ते कदमों से बरामदे की सीढ़ियों और लान पार करके ये चा वो चा। अमीना चची का ताज़ा पेंट शुदा गेट उसी के इंतज़ार में अध खुला था। रोमा ने अंदर दाखिल होकर पीछे गेट लॉक किया। घर खामोश, साफ़ सुथरा, पुर रौनक, हमेशा की तरह। समिया की कराई गई तब्दीलियाँ बड़ी खूबसूरती लाती जा रही थीं, मगर जो पुराना बहुत मानूस सा एहसास था अब नापैद हो चुका था। रोमा ने एक गहरी सांस लेते हुए उस मखसूस महक को याद किया जो बचपन से इस सहन के साथ बंधी थी। सौंफ, राई, कलौंजी, कच्ची कैरियाँ। चुपके चुपके वो और समिया कितनी दोपहरों में ये खुशबू भरा अचार चची के मर्तबानों में से उड़ाते और हमेशा चोरी पकड़ी जाती, पर चची कभी नाराज़ नहीं होती थी। हमेशा उन्होंने प्यार से ही समझाया। वो भी साख्ता ही मुस्कुराई। अमीना बेगम गेट बंद होने की आवाज़ पर कमरे से निकलकर बाहर आई थी। बाहर क्यों रुक गई बेटा? मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मोहब्बत से उसे गले लगाते हुए उन्होंने इतना ही कहा था, मगर रोमा ने उनके लहजे में आई परेशानी को फ़ौरन महसूस किया। अब तो सारा दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। हमेशा से काम की आदत थी, अब ये समिया के नए कानून घर में लागू हो गए हैं। पहले लिहाफ गद्दों का काम ख़त्म करवाया, इस बार अचार का सीज़न भी यूं ही खाली जा रहा है। इतने ऑर्डर आए, मगर सब वापस करने पड़े। वो कहते हुए उसके साथ अंदर आईं। रोमा को अपनी चंद मिनट की सोच पर खासी शर्मिंदगी सी हुई। जो ख्याल समिया को चची का है वो वाकई और कोई नहीं कर सकता। खुद वो भी तो अभी इन सब चीज़ों को मिस कर रही थी जो अमीना चची को सालों से मेहनत में मुब्तला रखे हुए थी। ठीक कर रही है समिया, अब आपको आराम भी मिलना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का ऑर्डर लेने की, बल्कि अब तो ज़ारा आने वाली है आपसे अचार का मसाला पूछने के लिए। रोज़ प्रोग्राम बनाती है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें बताने लगी। तभी वो कुछ और संजीदा हुई। एक ज़रूरी बात के लिए तुम्हें बुलाया था। जी। वो कुछ खामोश सी हुई, ऐसे जैसे मुनासिब अल्फाज ढूंढ रही हों अपनी बात कहने के लिए। कहिए ना चची, कोई परेशानी वाली बात है क्या? वो उन चंद लम्हों की खामोशी में ठीक ठाक नर्वस हो चुकी थी। समिया ने कुछ कहा या फिर मुझसे? वो चाहते हुए भी ज़ारा का नाम नहीं ले सकी। अमीना चची के कमज़ोर से चेहरे पर बेबसी सी फैली। रोमा बेटा, हारून से कहो कि समिया को जॉब से हटा दे। बात करते हुए उनकी निगाह झुकी हुई थी। ये बात उसे सिर्फ तुम ही कह सकती हो। जितना जल्द हो सके ये काम हो जाना चाहिए, वरना कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी हो जाए। मुझे उस लड़की से डर लगने लगा है रोमा। अपनी बात कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। चंद लम्हों के लिए बड़ी भेद भरी सी खामोशी उन दोनों के बीच उतरी। क्या था जो कहा भी गया और नहीं भी? अमीना चची का सर झुका हुआ था। अपनी बात कह देने के बाद भी बोझ से आज़ादी की राहत उन्हें नसीब नहीं हुई थी। रोमा ने उनके दुखों को दिल में उतरता हुआ महसूस किया। भला चची कहाँ कसूरवार हैं जो शर्मिंदगी उनके हिस्से में आ रही है? उसे बहुत ज़ोर का गुस्सा समिया पर आने लगा था। वो उठकर उनके बिल्कुल करीब जाकर बैठी। आप परेशान ना हो चची, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा मत सोचा करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुमने भी वही महसूस किया ना जो मेरी आंखों ने देखा। अब तो ये दो लोगों की गवाही बन गई है, गलत तो नहीं हो सकती। उन्होंने बड़ी मायूसी से उसकी तरफ देखा। रोमा का दिल चाहा कि कहे तो नहीं बल्कि 3, 4, 5 या शायद और भी ज़्यादा। वो आंखें बंद किए अंधाधुंध दौड़ रही है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा वक्त आना है तो मैं शायद उसकी और तुम्हारी दोस्ती को भी कब का ख़त्म कर चुकी होती। ले गई होती उसे यहाँ से दूर। महमूद अख्तर से निकाह पढ़वा दिया होता उसका। कुछ भी करती मगर उसे यहाँ ना रहने देती। वो उससे मुखातिब थी या खुद से? रोमा की आंखों में आंसू आने लगे। उनके कहे किसी एक लफ्ज़ के बारे में भी उसे कोई शुबा नहीं था। वो जो कह रही थी यकीनन वही कर गुजरती, मगर फिर भी अब भी कुछ नहीं होगा चची। ये सब महज वक्ती बात है। समिया की जल्द शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी अपनी ज़िंदगी में, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। महज उनकी तसल्ली की खातिर वो जो भी कह रही थी वो कुछ ऐसा मुमकिन तो नहीं था, मगर अमीना चची की खातिर वो उससे भी आगे जाकर कुछ कहने के लिए तैयार थी। शायद वो मुझसे बहुत नाराज़ है इसलिए ऐसा कर रही है। सिर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए अमीना चची ने उसके अहमकाना जवाब को रद्द किया। वो नहीं करने वाली शादी वादी। इतना अच्छा रिश्ता था नौफिल का, बेहतरीन लड़का।
अच्छा शरीफ ख़ानदान। साफ मना कर दिया। तुम्हारे चचा अब तक नाराज़ हैं समिया से, मगर उसे कहाँ एहसास है किसी का। वो मुकम्मल मायूस थीं। रोमा ने बहुत गौर से उनकी जानिब देखा। वो पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रही थीं। मैं बात करूँगी समिया से, आप फ़िक्र मत करें। लहजे की कमज़ोरी अल्फाज का रहा सहा असर भी खो रही थी। कोई फ़ायदा नहीं है, बस जो मैं कह रही हूँ तुम वही कहना हारून से। मैं बहुत डरी हुई हूँ रोमा। समिया और हारून के बीच ऐसा कुछ है जो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर सकता है। मैं उस दिन की ज़िल्लत सहने से पहले मर जाना चाहूँगी बेटा। उनकी आवाज़ आंसुओं में भीगने लगी। रोमा को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना खुलकर उससे बात करेंगी। शायद वो उससे कहीं ज़्यादा बाखबर थीं और आंखें खोलकर जीने की आदी। ज़्यादा देर बोलने की वजह से उन्हें खांसी उठने लगी थी। रोमा तेज़ी से उठकर पानी लेने चली गई। किचन में बड़ी मज़ेदार सी खुशबू फैली थी। अमीना चची सुबह जल्दी खाना पकाने की आदी थी, ये वो भी जानती थी। लेकिन आज किचन में नज़र आती खुशहाली समिया की उसी जॉब की देन थी जिसे अमीना चची ने ख़त्म करवाने के लिए कहा था। फ्रिज खोलकर खामोश खड़ी रोमा ने एक निगाह में अंदर का जायज़ा लिया। दूध, अंडे, गोश्त, मक्खन, जैम, जेली, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक साथ कितने ही आंसू रोमा की आंखों में उतरे। पता नहीं कितने अरसे समिया इन सब चीज़ों के लिए तरसी होगी। वो सब जो मुतवसत घरों में भी ज़्यादा ना सही इस्तेमाल तो बहरहाल होती ही थीं, मगर उनके यहाँ कभी गुंजाइश ही नहीं निकल पाती थी। चचा अब्दुल अजीज़ और चची अमीना की खुददारी, हलाल रोज़ी कमाने की तकदो, आसाइशों से खाली ये घर, समिया की महरूमियाँ, सब मिलजुल कर दर्द के कितने ही उन्वान बनते थे। अब अगर थोड़ी सी सहूलत उन सबकी ज़िंदगी में आ रही है तो वो फिर से छीन ली जाए। एक बड़ा सा सवालिया निशान रोमा के आगे आकर खड़ा हुआ। बात सिर्फ समिया की नहीं थी, बात सिर्फ ज़ारा की भी नहीं थी। यहाँ चचा अब्दुल अजीज़ और अमीना चची जैसे नेक सिफ्त लोग भी रहते थे, जलती धूप में नंगे पैर सफ़र करके भी मुस्कुराने वाले, जिनकी सेहत और उम्र अब मुशक्क़त को झेलने के काबिल भी नहीं रही थी। तो क्या फिर सिर्फ समिया की वजह से? नहीं, बहुत मजबूत लहजे में उसने खुद अपने आप से कहा। और ये कोई हतमी हल भी नहीं। फ्रिज में से पानी की बोतल लेकर वो वापस मुड़ गई। अंदर अमीना चची अब भी उसकी मुंतज़िर थीं। तहमीना ने हैरत से खुद को आईने में देखा। फीकी पड़ती रंगत, उलझे उलझे से बाल, अजीब बदरौनकी। ज़रा पीछे हटकर उसने अपने पूरे सरापा पर निगाह डाली। चंद माह पहले सिलवाए गए कपड़े नुमायाँ टाइट हो रहे थे। दिल को धक्का तो लगा ही। पिछले कई माह से जो लाताल्लुकी वो खुद से बरत रही थी, उसका नतीजा कुछ ऐसा ही निकलना था। नीपा तुला खाना, कैलोरीज का गिन गिन कर लेना और हुस्न की आबोताब बढ़ाने की हर मुमकिन ट्रीटमेंट, सभी कुछ पालाए ताक हुआ था। सो अब ये ढलान का सफ़र तो शुरू होना ही था। उसने पूरी सच्चाई से अपनी गलती तस्लीम की। तभी सामने आईने में एक और अक्स उभरा, खूबसूरत, दिलकश, दिलरुबा। चंद लम्हे के लिए तो वो यकटुक उसे देखे गई, फिर एक ठंडी सांस लेकर उसने शायद खुद को कंपोज करना चाहा। कैसी लग रही हूँ आपा? ये तुम्हारा सूट तो मुझे बिल्कुल फिट आया है। वैसे भी रेड कलर मेरा फेवरेट है और मुझ पर लगता भी बहुत अच्छा है। मैना के लहजे में, चेहरे पर बड़ी गरूर भरी अदा थी। कोई शुबा नहीं कि वो वाकई अच्छी भी लग रही थी, मगर इतनी तो नहीं जितनी वो लगा करती थी। किसी खास मौका पर सिलवाए गए उस सूट के साथ तहमीना पर कई यादें एक साथ वारिद हुईं। मैना बढ़कर अब शीशे के आगे खड़ी हुई थी। तहमीना को खुद ही पीछे हटना पड़ा। लो, अब दीवार से लगकर खड़े होना महज एक आध कदम की ही बात रह गई है। एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ उसने खुद को बावर कराया। तुम तो वैसे भी आउट ऑफ शेप हो रही हो आपा। ये सारे कपड़े यूं ही बेकार जाएंगे तो क्यों ना मैं ही पहन लूँ। आजकल हाथ भी तंग है, कौन खर्च करे। वो अभी भी आईने के सामने ही थी और खुद को देख देख कर उसका दिल नहीं भर रहा था। खैर, इतना भी वेट नहीं बढ़ा है मेरा, 2-4 हफ्ते में ही खुद को वापस ला सकती हूँ। आजकल इतनी एहतियात नहीं हो पा रही है, इसीलिए चूक हो गई। दिल में आई सख्त नागवारी को छुपाते हुए तहमीना ने अपने अंदाज में वही सांप का फार्म लाने की कोशिश की, मगर उसने हाथ के इशारे से जैसे मक्खी सी उड़ाई। रहने दो आपा, अब इस उम्र में वेट कम करना आसान नहीं होता। जिम विम वैसे ही छूट गया है तुम्हारा। खाली फाके करोगी तो चेहरे पर लाइनें भी आने लगेंगी। अभी बहुत रफ़ और ड्राई स्किन हो रही है तुम्हारी। अभी अभी उसने खुद अपनी हालत ज़ार का मुआयना नहीं किया होता तो शायद एक छोटी सी झड़प मैना के इस बेरहम तज्जिए के बाद हो ही जाती। तुम कहीं जा रही हो? सब्र का घूंट पीते हुए उसने बात का रुख अपनी ज़ात से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ा। आधा अधूरा सा जवाब देकर वो कोने में पड़ी कुर्सी पर एक ढेर की सूरत में रखे उसके हैंड बैग में से कोई एक अपने लिए मुंतखब करने में मसरूफ़ हुई। कहाँ? तहमीना से ज़ब्त ना हुआ सो उसके करीब आकर खड़ी हुई। कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, वहीं जा रही हूँ काम के सिलसिले में। खुदा करे कि बस काम बन जाए। वो उसी बेनियाजी से बोली जो पिछले सालों में तहमीना का खासा रही थी। तुम्हें कहाँ से मिल गए कॉन्टैक्ट्स?
ना चाहते हुए भी तहमीना का लहजा सर्द हुआ। जहाँ से तुम्हें मिले थे आपा, तुमने भी तो आखिर तनहा ही ये मार का सर अंजाम दिया था। वो उसके ख़राब मूड की परवाह किए बगैर हैंड बैग्स को उलट पलट करती रही। मेरी बात और थी। मेरी भी और है। वो दफ्तन ही उसकी तरफ पलटी। और तुम तो जब काम करने के लिए निकली थी तो तुम्हारे पास कोई एक हवाला नहीं था। मैं तो बहरहाल तुम जैसी ए क्लास ना सही बी और सी कैटेगरी की टीवी स्टार की बहन हूँ, और आजकल तो हमदानी के किस्से ने तुम्हें मशहूर भी काफ़ी कर रखा है। अपनी बात मुकम्मल करके वो इस तरह हंसी जैसे कोई बहुत अच्छा मजाक किया हो। तहमीना मुस्कुराई तक नहीं। वो किस्सा भी पुराना हो चुका है। ये शोबिज़ है, जहाँ ना धूल उड़ाने में देर लगती है और ना फिर उसके बैठने में। लोग बहुत जल्द अहम से अहम वाक़े में भी अपना इंटरेस्ट खो बैठते हैं। हमदानी को भी जो कुछ वसूल करना था कर लिया, अब आगे कुछ और नहीं मिलने वाला उसे भी। सरसरी से अंदाज में कहते हुए वो उस छोटे से बेड पर आकर बैठी जो दीवार के साथ बिछा था। क्या ये अपना एतमाद वापस हासिल कर रही है? मैना ने अंदाज़ा लगाना चाहा। अगर ऐसा ही है तो यकीनन ये मेरे लिए रुकावट बनी रहेगी। मैना ने गौर से उसकी तरफ देखा। दिल में आई कड़वाहट को छुपाने का उनके पूरे घराने में कोई रिवाज नहीं था। हमदानी को क्या फ़र्क पड़ना है, उसके पास तो इतना कुछ है कि नस्लें बैठकर खा सकती हैं। तबाह तो उसने तुम्हें कर दिया है आपा। क्या करोगी अब आगे? काम मिलना तुम्हें बंद हो गया है, पास रखा कब तक खाओगी? अभी तो ज़िंदगी पड़ी है। काम मैंने खुद छोड़ा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। 10 प्रोडक्शन हाउस खुले हैं शहर में, हर एक अपने हिस्से का रिस्क कमा ही रहा है आखिर। और रहा हमदानी, तो उससे अलहदगी में भी कोई बेहतरी ही होगी। आखिरी जुमला उसने बड़बड़ाते हुए ही कहा था, मगर मैना ने उसे ही पकड़ा। क्या बेहतरी होगी? इस 2.5 कमरे वाले खस्ता हाल घर में पहुंच चुके हैं हम। मांग मांग कर गुजारे पर नौबत आ रही है। तुमसे तो अपना नाम काम कुछ भी नहीं संभाला गया, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगी। ऊंची आवाज़ में कहते हुए मैना कमरे से बाहर निकली थी। चंद लम्हों के लिए तो वो चुपचाप अपनी जगह बैठी रही। हालिया पहुंचने वाले सारे सदमात में मैना और गुड्डू की दिल दुखाने वाली काया पलट भी नुमाया थी। आपस का लिहाज, ख्याल, मोहब्बत सब कुछ अब दूर की बात थी, और पहले जो कुछ भी था वो महज एक अहमकाना गलतफहमी और दूसरी तरफ से एक मसलहत भरा समझौता। भला मैंने कैसे सोच लिया था कि कुर्बान अली की औलाद मेरे साथ मुखलिसी बरत सकती हैं? उन दिनों में वो कई बार यही सोचने पर मजबूर हुई थी। बाहर से जमीला की पुरजोश आवाज़ सुनाई दे रही थी। तहमीना को उठकर बाहर आना ही पड़ा। सदके जाऊं, कितनी हसीन, कितनी प्यारी लग रही है मेरी छोटी। एक बार नज़रों में आ गई तो समझ लो कि कितनों की छुट्टी हो जाएगी टीवी ड्रामों से। जमीला ठीक सेहन के बीच खड़ी ये तारीफ़ी पैराग्राफ आज मैना की शान में पढ़ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके लिए पढ़ा करती थी। तहमीना तल्खी से मुस्कुराई। आपा ने तो बड़ी कुट मचा रखी है अम्मा। इन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मैं कभी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ। मैना की पुश्त उसकी तरफ थी, सो वो उसकी मौजूदगी से भी लाइलम थी, मगर सामने खड़ी जमीला तहमीना को देख चुकी, सो जो मुंह में आ रहा था वो कहने से खुद को फ़िलहाल रोक पाई। आपा भी तेरे भले के लिए ही कहती है मैना। देख, अभी तू कम उम्र है बेटा, ज़रा सोच समझ कर हर कदम उठा। हम काम करने से मना नहीं करते, जो दिल चाहे तेरा वो कर। कैसे इजाज़त दे रही हो अम्मा? अभी उम्र क्या है इसकी जो ये अकेली चली है काम ढूंढने के लिए? रोज़ाना दिन भर गायब रहती है, कभी ठीक से जवाब तक नहीं देती कि कहाँ थी। तहमीना तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हुई। उसका चेहरा गुलाबी पड़ रहा था और आवाज़ कदरे ऊंची। मैना ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। बस रहने दो आपा, तुम खुद किस उम्र से आज़ादी का मज़ा चख रही हो सब पता है। ज़माना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया है। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरा खुद से आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है? गो वो अब इसी तरह बरमला ज़ुबान चलाती थी, फिर भी हर बार ही दुख भरी हैरत तहमीना को घेरती थी। क्या हो गया है मैना? बहुत अच्छी बहन थी मेरी, क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? सुकून से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर, चंद साल की ही बात है। चंद साल चंद मिनटों सेकंडों में नहीं गुजरते आपा। और सच्ची बात, मेरा पढ़ने वढ़ने में कोई ख़ास दिल भी नहीं लगता। तुम मेरी फ़िक्र रहने ही दो, मुझे खुद को संभालना आता है। अपनी बात मुकम्मल करके वो बड़े एतमाद के साथ छोटा सा गेट खोलकर बाहर निकल गई थी। जंग आलूद दरवाज़ा खासी आवाज़ के साथ बंद हुआ था। तहमीना ने बेसाख्ता ही उठकर बाहर गली में झांका। मैना घर से चंद कदम के फासले पर किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर बैठ रही थी। मैना, उसने ज़ोर से आवाज़ देनी भी चाही, मगर छोटा सा लफ्ज़ गुम हुआ था। देखा तुमने अम्मा? उसने पलटकर जमीला से शायद थोड़ी सी सपोर्ट चाही, मगर वहाँ बड़ी ही तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। आ जाएगी, फ़िक्र मत कर, अच्छा लड़का है, मिली हूँ मैं भी उससे, बड़े ताल्लुकात हैं उसके। पक्का काम दिलवाने का वादा किया है। अच्छा है जो अपनी मैना सेट हो जाए। तू अकेली कब तक सारा बोझ उठाएगी?
जमीला का फ़लसफ़ा ज़िंदगी आज भी वही था और हमेशा रहने वाला था। तहमीना ने मायूसी की आखिरी हद पर खड़े होकर एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। अम्मा, तुम आज ही खाला को बुलाकर मैना का रिश्ता पक्का करो। उनका बेटा इतना भी बुरा नहीं। सबसे बड़ी बात घर का लड़का है। जमीला का मुंह हैरत से हल्का सा खुला। खाला एंड फैमिली कब से ममनुआ और मतरूका आइटम ठहरी थी। दिल पर पत्थर रखकर जमीला ने मैके से जुड़े उस आखिरी रिश्ते को अलविदा कहा था। हमदानी जैसे हाई प्रोफाइल दामाद के साथ पान सिगरेट का स्टॉल लगाने वाला भांजा इतना अनफिट था कि किसी और को क्या खुद उसे भी खामोश होना पड़ा था। मगर अब अचानक ही, सच कह रही है ना तहमीना, कोई एतराज़ नहीं तुझे? चली जाऊं फिर आज मैं अपनी बहन के घर? मारे खुशी के जमीला का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। हाँ अम्मा, तुम खाला से बात कर लो। जितनी जल्दी हो मैना की शादी हो जानी चाहिए और उनसे कह देना कि जहेज़ वगैरह की फ़िक्र ना करें। हम अभी भी मैना को बहुत कुछ दे सकते हैं, अलबत्ता घर वगैरह की उम्मीद ना रखें। जमीला की खुशी ने कम से कम ये इत्मीनान तो दिया ही था कि वो अपनी बहन की खातिर ही सही मैना का घर बसाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन वो खाना पकाना, उसने हिचकिचाते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। रहने दो, बाजार से मंगवा देंगे, अब खाने में लगी तो बहुत देर हो जाएगी। तहमीना ने उसकी ये सबसे बड़ी उलझन भी दूर की तो उसकी खुशी और भी सिवा हुई। कोई अच्छी सी चीज़ मंगवा लेना, बहुत दिन से मुंह का मज़ा ख़राब हो रहा है। कोई चटपटी सी चीज़ खाने का मूड हो रहा है। जो दिल चाहे मंगवा लो, मैं पैसे दे देती हूँ, नरमी से कहते हुए वो अंदर जाकर पैसे निकाल लाई। जमीला ने गर्दन ऊंची करके उसके पर्स में मौजूद मालियत का अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर अब वहाँ खासी प्राइवेसी बरती जाती थी। अच्छा, वो किराए के भी तो लगेंगे ना, टैक्सी ना से ही रिक्शा कर लूँगी, लेकिन बस में तो अब चढ़ा उतरा नहीं जाता। ये लो और ये और भी, खाला के बच्चों के लिए मिठाई साथ ले जाना। तहमीना ने मतलूबा रकम से ज़्यादा पैसे जमीला के हाथ पर रखे तो जमीला के दिल से एक साथ बहुत से खदशे रुखसत हुए। सब वक्ती तकलीफ़ है, संभाल लेगी तहमीना ही सब कुछ, वरना इस तरह बेफिक्री से खर्च ना कर रही होती। कोई तो उम्मीद बंध ही चुकी है, जब ही तो अपनी क्या सराही पर खुद उसे ही कामिल यकीन हुआ था। और ये मैना निकम्मी, अच्छा है जो अपने घर की हो जाए। यहाँ रहेगी तो फिर से तहमीना को अपने काबू में कर लेगी, और जो खुद बिल फ़र्ज़ वो 2 पैसे कमा भी लिए तो कौन सा मेरे हाथ पर रखेगी। ये तो तहमीना का ही इतना बड़ा दिल है कि पर्स भरा रखती थी मेरा। जितनी देर में जमीला तैयार होकर घर से निकली, उसने ख्याल ही ख्याल में तहमीना के अगले पिछले कई कसूर माफ़ कर दिए थे। लीजिए जनाब, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर, और बहुत ही बुरा लग रहा है। सैफ़ जो है वो ज़ारा में इंटरेस्टेड हो गया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि समिया अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी और हारून से शादी हो ना हो, अलबत्ता हारून और ज़ारा का जो है वो झगड़ा शायद हो जाए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन देखते हैं, अभी भी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। कहानी है, कभी भी कहीं भी रुख बदल सकती है। इंतज़ार करिए, नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।